हम्म। तो आज मैंने बात करनी है एटॉमिक मास यूनिट की कि एटॉमिक मास यूनिट क्या होती है। देखो, एटम ना बहुत छोटा है ना। अगर तुम सोचोगे नहीं ना, अगर मैं तुमसे पूछूंगी हाइड्रोजन का कितना मास होता है, जैसे तुमने 10th में पढ़ रखा है 1, तो कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट बोलता है कि अगर मैं किसी से पूछूंगी ना कि व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, तो समटाइम स्टूडेंट विल से 1 ग्राम। ठीक है, बट सोच के देखो हाइड्रोजन एटम जो इतना छोटा है, इतनी छोटी सी हाइड्रोजन एटम होती है, वी कांट इवन सी एन एटम, क्या उसका मास ग्राम में हो सकता है? ग्राम तो हम फिर भी फील कर सकते हैं ना। हम कभी कोई चीज लेने जाते हैं, हम बोलते हैं कि 1 ग्राम दे दो या 10 ग्राम दे दो, तो मतलब 1 ग्राम 10 ग्राम एटम्स के हिसाब से बहुत बड़ा मास है। मतलब सोच के देखो, अगर हम बिना सोचे बोल दें कि हाइड्रोजन का मास कितना है 1 ग्राम, इट इज सो रॉन्ग स्टेटमेंट। ये कितनी गलत है स्टेटमेंट, क्योंकि आप सोचो अगर एटम्स इतने हैवी होते, हम ऑक्सीजन गैस ले रहे हैं, अगर हम बोलते कि ऑक्सीजन का मास कितना है, ऑक्सीजन का मास O2 का 6, मतलब एक ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 2 ऑक्सीजन का आप 32 ग्राम। अगर आप इसको ग्राम में मान रहे हो, अगर अभी तक आपको नहीं पता, तो आप बहुत गलत सोच रहे हो, क्योंकि सोच के देखो अगर O2 इतनी हैवी होती 16 ग्राम, वैसे ग्राम इज नॉट बिग बट फिर भी एटम्स के हिसाब से तो ग्राम। तो जो हम O2 कितनी इनहेल कर रहे हैं, अगर हम इतनी हैवी गैसेस इनहेल करते, उसके हिसाब से तो हम ही इतने लाइट हो रहे हैं, तो हम उड़ने ही लग जाते। कहने का मतलब ये है कि द थिंग इज कि जो हम ये वैल्यूज याद करते हैं एटॉमिक मासेस की, हाइड्रोजन की 1, हीलियम की 4, जो आपने 10th तक लर्न कर रखी हैं, दे आर नेवर एक्सप्रेस्ड इन ग्राम। हम उनको ग्राम में नहीं एक्सप्रेस कर सकते। अगर हम एक एटम की बात कर रहे हैं, एक एटम तो इतना लाइट है कि उसके लिए साइंटिस्ट को कोई यूनिट निकालनी थी कि एटम्स के मास को एक्सप्रेस किस में करा जाए। वी कांट एक्सप्रेस इट इन ग्राम्स, पहले तो ये क्लैरिटी होनी चाहिए, क्योंकि अगर हम उसको ग्राम्स में एक्सप्रेस करेंगे प्रॉब्लम कुछ नहीं है, तो वो एक एटम का मास नहीं रहेगा, वो बहुत सारे एटम्स का मास बन जाएगा। उसमें हम बाद में आएंगे। अब साइंटिस्ट ने यूनिट ढूंढने लगी कि एटम्स के मास को एक्सप्रेस करने के लिए कोई छोटी यूनिट होनी चाहिए, है ना, क्योंकि अगर कोई चीज छोटी है, अब देखो जाहिर सी बात है कोई बड़ी चीज होती है, अगर हमने उसकी लेंथ मेजर करनी होती है, हम किलोमीटर में करते हैं, वो लेंथ छोटी हो जाती है तो हम छोटी यूनिट सोचते हैं मीटर। कपड़ा लेने जाते हो, साड़ी खरीदने जाते हो, तो साड़ी या कोई क्लोथ खरीदने जाते हो, क्या बोलते हो? 5 मीटर। किलोमीटर तो नहीं बोलते ना, चीज के हिसाब से यूनिट होती है। और छोटी चीज लेने जाते हो, सेंटीमीटर में बोल देते हो, और छोटी चीज लेने जाते हो, मिलीमीटर में बोल देते हो। तो ऐसे ही साइंटिस्ट को लगा कि अगर हमें एटम्स के मास को एक्सप्रेस करना है, तो यूनिट ग्राम नहीं होनी चाहिए, कोई छोटी यूनिट होनी चाहिए। अब साइंटिस्ट ने क्या किया, कार्बन को ना स्टैंडर्ड ले लिया, एक कार्बन के एटम को स्टैंडर्ड ले लिया। ठीक है, अब अगर तुम ये पूछो कि कार्बन को ही क्यों लिया, अब ऑब्वियसली साइंटिस्ट ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स कर करके इस डिसीजन पर वो पहुंचे होंगे कि हमें किसको स्टैंडर्ड लेना चाहिए, कार्बन 12 को। अब कार्बन 12 भी क्यों मेंशन किया है, क्योंकि कार्बन के भी 2 आइसोटोप होते हैं, एक 12 वाला और एक 14 वाला। आपको पता है ना कि कार्बन एटम हैज हाउ मेनी आइसोटोप्स, वन इज विद द मास 12 एंड विद द मास 14। तो आपको बहुत स्पेसिफिकली पता होना चाहिए कि उन्होंने कौन से एटम को स्टैंडर्ड चूज किया था, कार्बन 12। तो इमेजिन करो कि कार्बन एक पिज्जा है। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, क्योंकि कार्बन भी गोल होता है और पिज्जा भी क्या होता है, गोल। अब क्या किया उन्होंने, इस कार्बन 12 को 12 हिस्से में कर दिया। कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 12 पार्ट्स में। ठीक है, तो आई थिंक मेरा डायग्राम थोड़ा गलत बन गया। 12 पार्ट्स में इसको अगर हम डिवाइड करेंगे, दिस विल बी ये 1, ये 4 हो गया, ये 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, मेक इट 9, मेक इट 10, मेक इट 11 एंड मेक इट 12। ठीक है, 12 पीसेस कर दिए। अब साइंटिस्ट ने कहा कि जो एक स्लाइस निकल के आएगा ना, अगर हम पिज्जा के 12 पीसेस कर दो, तो जो एक स्लाइस का मास निकल के आएगा, एक स्लाइस का मास निकल के आएगा, उसका भी 1/12। उस 1 एटम, वो जो 1 एटम ऑफ कार्बन 12 का मास होगा, उसका हमने कितना हिस्सा लेना है, 1/12। क्यों? क्योंकि हम एक पीस ले रहे हैं, वो 1 AMU होगी। मतलब जब हम एटम्स के मास को एक्सप्रेस करते हैं, जब हम कहते हैं कि हाइड्रोजन का मास 1 है, तो वो 1 ग्राम नहीं होता गाइस, वो क्या होता है, 1 AMU। 1 AMU, या हम जिसको AMU की जगह सिंपल U भी लिख सकते हैं। अब अगर तुम्हें इमेजिन करना है कि 1U कितना, मतलब उस कार्बन के जब हमने 12 हिस्से कर दिए, तो जो वो एक हिस्सा है, जितना मास उसका होगा उतना ही मास हाइड्रोजन का है। अब हाइड्रोजन का 1 आ गया, अगला हीलियम का कितना आया, वैल्यू तुम्हें पता है 4,
इसका मतलब हीलियम उस 12th वाले हिस्से से 4 गुना भारी है। मतलब ये जो बाकी एटम्स के मासेस निकाले, दे वर इन रिलेटिव टू दैट वन पीस ऑफ कार्बन 12। मतलब साइंटिस्ट देखने लग गए कि अच्छा हाइड्रोजन कार्बन 12 के 1/12 के मास जितना ही है, तो हाइड्रोजन को 1 असाइन कर दिया। हीलियम देखा कि वो उस कार्बन 12 के एक हिस्से के 4 गुना भारी था, तो उसको 4u असाइन कर दिया। उसके बाद उन्होंने चेक किया कि लिथियम उस पिज्जा के 12th, मैं पिज्जा क्यों बोल रही हूँ, याद रहेगा कि उस, देखो पता है क्यों, आई टेल यू व्हाट स्टूडेंट फेस डिफिकल्टी। जब मैं बच्चों को डिफाइन करने के लिए बोलती हूँ 1 AMU, स्टूडेंट गो होम, दे लर्न इट, व्हेन दे राइट द डेफिनेशन इज टोटली रॉन्ग। लेकिन अगर आप अपने पिक्चर बिठाओगे कि मैम ने AMU कैसे याद करी थी, कि एक पिज्जा लेना है, यानी कि कार्बन 12 लेना है, उसके कितने हिस्से करने हैं, 12, तो जो एक हिस्से का मास आएगा वही क्या है, 1 AMU। तो तुम्हारी डेफिनेशन अपने आप याद हो जाएगी, दैट 1 एटॉमिक मास यूनिट इज 1/12। व्हाई 1/12? क्योंकि हमने 12 हिस्से करे हैं। कितने हिस्से करे हैं? तो जो एक हिस्सा निकला है वो 1 AMU है। और वो सोच के देखो, एक तो पहली कार्बन 12 एटम कितना छोटा होगा, उसके भी हमने कितने हिस्से कर दिए, 12। तो जो एक हिस्से या एक स्लाइस का मास आया है वो क्या है, 1 AMU। तो सोच के देखो उन्होंने, अब मैं, जब मेरे से कई बार बच्चे ये पूछते हैं कि मैम कार्बन 12 को ही क्यों चूज किया, कार्बन 12 को इसलिए चूज किया क्योंकि साइंटिस्ट ने देखा कि जब वो कार्बन 12 को स्टैंडर्ड ले रहे थे ना, तो जो वो एक हिस्से का मास आ रहा था उसके कंपैरिजन में बाकी सारे एटम्स के जो मासेस निकल रहे थे वो फ्रैक्शनल्स में नहीं निकल रहे थे। जैसे हीलियम का कितना निकल रहा था कि हीलियम उस 1 स्लाइस के कितने टाइम्स हैवियर है, 4। अगर सोचो वैल्यू निकलती कि वो 3.23 हैवियर है, तो वो हमारे लिए लर्न करना कितना मुश्किल हो जाता। तो वाई कार्बन 12 वाज चूजन एज अ स्टैंडर्ड, वन ऑफ द रीजन ये भी है कि जब साइंटिस्ट ने कार्बन 12 को स्टैंडर्ड रख के बाकी सारे एटॉमिक मासेस को मेजर करके एक्सप्रेस किया, तो उनकी वैल्यूज फ्रैक्शन में नहीं आ रही थी, है ना। तो अब हमें ये समझ आ गया कि लिथियम इज 7u, दैट मीन्स इट इज 7 टाइम्स हैवियर देन दैट 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12। ओके, अब ठीक है, हमने मान लिया। तो अब एज अ केमिस्ट्री स्टूडेंट व्हेन यू गो आउट, इफ समवन आस्क यू दैट व्हाट इज द मास ऑफ सोडियम, तुम ये गलती कभी नहीं कर सकते 23 ग्राम। और अगर आप बोल रहे हो, आप सबसे पहले अपने आप से एक क्वेश्चन पूछो कि क्या एक एटम 23 ग्राम हो सकता है? मतलब वो एटम जो हम देख तक नहीं सकते हैं, है ना, इतना स्मॉलेस्ट है। आर वी नॉट डूइंग रॉन्ग बाय सेइंग दैट यू नो इट इज 23 ग्राम? तो आप सोचने से पहले बोलो कि ओके, यू आर टॉकिंग अबाउट 1 एटम ऑफ सोडियम, इट इज 23u। ठीक है, अब तुम्हारे दिमाग में आएगा कि ठीक है मैम, आज हम, आपने मेरे को, हमें नई बात बता दी कि जब भी हम किसी एटम्स के मासेस को एक्सप्रेस करेंगे तो वी आर गोइंग टू एक्सप्रेस देम इन अ यूनिट कॉल्ड AMU, है ना। कि जब भी हम एटम्स के मास को एक्सप्रेस करेंगे तो उस वैल्यू को किस में एक्सप्रेस करेंगे, AMU में करेंगे। लेकिन अब आप पूछोगे कि मैम आज तक तो हम 1 ग्राम या 4 ग्राम भी लिखते ही थे। कई बार आप लिखते ही होगी हाइड्रोजन का मास 1 ग्राम है, मतलब आप बिना जाने उसको ग्राम में भी तो एक्सप्रेस कर ही देते हो। तो फिर ये क्या होता है, ध्यान से देखना, जब वही वैल्यू मास की ग्राम में एक्सप्रेस कर दी जाती है तो वो मास बन जाती है 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स का। मतलब इमेजिन करो गॉड ने क्या सिमेट्री बनाई है कि अगर, हाँ रिपीट करती हूँ, मैं ये कह रही हूँ, मैं तुम्हें एक एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे मान लो ये हाइड्रोजन है, इसका मास कितना है, एक एटम है, ये 1u है। अब मैं कितने हाइड्रोजन एटम्स लूंगी कि इसका मास 1 ग्राम हो जाए? तो मुझे ऐसे कितने एटम्स लेने पड़ेंगे कि इसका मास 1 ग्राम हो जाए? 6.022 इंटू 10⁻20, यानी कि व्हेन द सेम मास, सेम वैल्यू 1 इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम। अब मैं तुम्हें बताऊं बच्चे क्या याद करते हैं, बच्चों को हो जाता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एटॉमिक मास एंड ग्राम एटॉमिक मास। नॉर्मल बच्चा रट लेगा, एटॉमिक मास इज एक्सप्रेस्ड इन यू, ग्राम एटॉमिक मास इज व्हेन द सेम वैल्यू इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम इट बिकम्स ग्राम एटॉमिक मास। रट तो ली कि जब उसी एटॉमिक मास को तुमने किस में एक्सप्रेस कर दिया, ग्राम में, तो वो क्या बन गया, ग्राम एटॉमिक मास। इसका फिजिकल मीनिंग भी तो समझो कि सिर्फ जी लगाने से वो ग्राम एटॉमिक मास एक टर्म नहीं बन गई। अब वो एक एटम का मास नहीं रहा, अब वो कितने एटम्स का मास बन चुका है, 6.022 इंटू 10⁻⁻। बट मुझे तो ये इतना मैजिकल लगता है कि सोच के देखो भगवान ने कैसे बनाया कि ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 है, यानी कि अगर मैं आपको एक एटम ऑक्सीजन का मास पूछूं तो तुम बोलोगे 16u। क्या बोलोगे, 16। जैसे ही मैं वो 16 ग्राम लूंगी तो इट विल बिकम द मास ऑफ हाउ मेनी एटम्स,
6.022 इंटू 10⁻23। अब कोई और एटम ले लो। अब मैंने सोडियम लिया, सोडियम का एक एटम लिया, तो एक एटम का मास क्या होता है 23U। द मोमेंट आई एक्सप्रेस इन 23 ग्राम, ये कितने एटम्स का मास बन गया। मतलब सिर्फ एक एटम के लिए ये चीज एप्लीकेबल होती ना तो मैं इतना फैसिनेट ना होती कि ठीक है यार, हाइड्रोजन का अगर एटॉमिक मास 1U है मतलब वो एक एटम का मास है, लेकिन अगर मैं उसका मास 1 ग्राम ले लूंगी तो वो 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स का बन जाएगा। तो मुझे ये बात फैसिनेट ना करती, क्योंकि आप सोच के देखो, अगर एक पेन ले रहे हो, लेट्स से आई एम टेकिंग 1 पेन, तो इस पेन का कुछ मास होगा लेट्स से 10 ग्राम, तो 10 पेन लूंगी तो 10 इंटू 10 100 ग्राम हो जाएगा, वो तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। बट मुझे फैसिनेट ये चीज करती है कि आप कोई भी एटम पिक कर लो, कोई भी एटम पिक कर लो, आप नाइट्रोजन पिक कर लो, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास क्या होता है 14। जैसे आप उसको 14U लेते हो देन इट बिकम्स मास ऑफ 1 एटम, लेकिन जैसे आप उसको 14 ग्राम लेते हो तो वो कितने एटम्स का मास बन जाता है 6.022 इंटू 10⁻⁻। तो मैजिकल तो है ही है, ऑफ कोर्स मैजिकल है कि व्हाट इज द डिफरेंस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एटॉमिक मास, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एटॉमिक मास एंड ग्राम एटॉमिक मास, क्योंकि ये क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में। सो बच्चों को व्हेन दे डोंट इवन अंडरस्टैंड देयर फिजिकल मीनिंग, वो बस ये लिखते हैं कि एटॉमिक मास इज मास ऑफ 1 एटम and gram atomic mass is mass of how many atoms 6.022 into 10⁻23। दूसरा डिफरेंस क्या होगा कि एटॉमिक मास इज एक्सप्रेस्ड इन U और AMU, यानी कि जब हम एक एटम के मास को एक्सप्रेस करते हैं तो यूनिट हैज टू बी वेरी स्मॉल, और वो स्मॉलेस्ट यूनिट कितनी है, का सिंबल क्या है U। बट आप उसको अंदर से फील कर पा रहे हो, मतलब वो कितना छोटा है, एक कार्बन 12 का भी 12th हिस्सा, एक कार्बन 12 मतलब एक एटम का भी कितना हिस्सा 12। तो अंदर से तुम्हें फील आ रही है कि यार सच में ये सही है कि हाइड्रोजन इतना छोटा है तो हो ना हो वो कार्बन 12 के भी 12th हिस्से के इक्वल हो सकता है ना। सो दैट इज द थिंग, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड एंड फील द थिंग्स एंड क्रैमिंग द थिंग्स, क्योंकि आई टेल यू व्हेन आई आल्सो डिड नॉन मेडिकल 11th 12th, हमें ये चीजें इतनी डीप पता ही नहीं लगता था, हम कई बार हम जिस वजह से लर्न कर लेते थे कि ठीक है यार डिफरेंस आएगा एटॉमिक मास व्हेन एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स, एंड एज अ लॉजिकल स्टूडेंट मुझे बड़ा अजीब लगता था कि ग्राम में एक्सप्रेस करते तो वो ग्राम एटॉमिक मास मतलब क्या है, मतलब ये है कि नाउ इट इज नॉट मास ऑफ 1 एटम, नाउ इट हैज बिकम मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम्स व्हिच आर 6.022 into 10⁻⁴, and this thing is not applicable for 1 or 2 atoms, it is applicable for the entire atoms in the universe। कि दुनिया का आप कोई भी एटम लोगे उसके एटॉमिक मास की वैल्यू को ग्राम में एक्सप्रेस करते जाओगे तो वो कितने एटम्स का मास बनने वाला है 6.0। दिस इज द मैजिकल नेचर, ये मैजिकल ही है। मतलब सोचो कितने अलग अलग एटम्स होते हैं, कोई मेटल है, कोई नॉन मेटल है, कोई गैस है, कोई लिक्विड है, कोई मेटलॉइड है, लेकिन भगवान ने एक चीज पक्की बनाई है कि जो भी एटम होगा, जो भी उसका एटॉमिक मास होगा, एटॉमिक मास किस पे डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। वो तो तुम्हें पता ना कि एटॉमिक मास, कोई पूछे कि हाँ एटॉमिक मास ही क्यों 4 है, उसके लिए तो आपको पता ही है कि हम क्या काउंट करते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। मतलब वो तो उसकी एक अपनी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होगी ना। अगर तुम बोलते हो कि सोडियम का एटॉमिक मास 23 है तो वो तो 23 इस वजह से है ना क्योंकि मे बी उसके न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं 23। तो हर एटम की ये अपनी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है कि उसका एटॉमिक मास क्या होने वाला है। बट द मोमेंट दैट एटॉमिक मास इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम, वन थिंग इज कांस्टेंट कि वो कितने एटम्स का मास बनने वाला है 6.022 into 10⁻23। सो दैट इज द थिंग, ठीक है। और अगर किसी को नहीं समझ आ रहा तो ये डायग्राम में फिर दिखा रखा है कि एक AMU कितना है। तो एक AMU इतना है कि अगर कार्बन 12 एक पिज्जा है तो उसके 12 हिस्से कर दो तो वो जो एक हिस्से का मास आएगा विच वुड बी प्रोबेबली 1/12 ऑफ मास ऑफ, मुझे इस डेफिनेशन में कोई गड़बड़ नहीं चाहिए। अगर आपने एक वर्ड भी एक आगे पीछे, मैं पूरी डेफिनेशन क्रॉस कर दूंगी बिकॉज समटाइम स्टूडेंट मिस 1/12, समटाइम दे मिस कि एन एटम ऑफ कार्बन, एक ही एटम का 12th हिस्सा है ना, तो कई बार बच्चे यही मिस कर देते हैं 1/12 ऑफ मास ऑफ हाउ मेनी एटम्स, 1 एटम ऑफ कार्बन 12 लिखना है, C12 अकेला कार्बन नहीं लिखना बिकॉज कार्बन के भी 2 अलग अलग मासेस एग्जिस्ट करते हैं। कार्बन 12 वाला आइसोटोप एग्जिस्ट करता है और एक कार्बन
14 वाला. सो यू हैव टू बी प्रिसाइज, यू हैव टू बी क्लियर एवरीथिंग कि हाँ आप जो डिफिनेशन कर रहे हो उसमें जो मेन मेन पॉइंट्स हैं वो मिस नहीं होने चाहिए. आई होप आपको अंडरस्टैंडिंग होगी, विजुअल अंडरस्टैंडिंग भी होगी, पता भी लग गया, फील भी आ गई कि हाँ एक एएमयू शायद कितना है ना. ओके, कॉन्सेप्ट क्वेश्चन, व्हाट इज 4 AMU फॉर हीलियम? हु विल आंसर? 4 AMU हीलियम के कितने एटम्स का मास होगा? कितने एटम्स का? 1. क्यों? 4 तो वैल्यू पता ही है कि हीलियम का एटॉमिक मास कितना होता है, 4. राइट नाउ द यूनिट इज AMU. AMU मतलब वही एटॉमिक मास यूनिट जो एक ही एटम को रिप्रेजेंट करती है ना. तो आप क्लियरली बोलोगे कि दिस इज द मास ऑफ वन एटम ऑफ helium. Okay, now what about lithium? Huh? हाँ, इट इज सेम थिंग. अगर आप बोलो कि एटॉमिक मास या मास ऑफ वन एटम, ये एक ही बात है. अगर आप बोलो ग्राम एटॉमिक मास, देन इट इज मास ऑफ 6.02 into 10 raised to the. हाँ हाँ, उसमें लिखना होगा. यस. हाँ, 7U कितने एटम्स का मास होगा? अगेन 1 एटम ऑफ लिथियम. एंड 14U अगेन इट इज मास ऑफ 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन. एंड 16U मतलब इट इज मास ऑफ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन. क्लियर? ओके. नाउ the same atom they have taken helium, the same atomic mass they have taken 4. Now the units they have changed from U to gram. अब उन्होंने बड़ी यूनिट ले ली. डोंट यू फील कि ग्राम छोटी यूनिट है? एटम्स के लिए बहुत बड़ी है ग्राम. तो जैसे उन्होंने सेम एटॉमिक मास को जी में एक्सप्रेस किया, सबसे पहले इट इज नो मोर एटॉमिक मास, इट इज ग्राम एटॉमिक. और ये कितने एटम्स का मास हो गया? यस, सबसे पहले आप बोलोगे कि इट इज ग्राम एटॉमिक मास एंड इट इज मास ऑफ, यस मंचिका, हाउ मेनी एटम्स इज इट? 1. Yes, 6.022 into 10 raised to the power 23 atoms. Now coming to lithium. Lithium ka again they have taken atomic mass but they have expressed in grams, so it becomes gram atomic mass. Again it has become mass of this many atoms. So you know, irrespective कि एटम हीलियम है, लिथियम है, नाइट्रोजन है, द मोमेंट आप उसके एटॉमिक मास को ग्राम में एक्सप्रेस करते हो, नॉट ओनली इट बिकम्स ग्राम एटॉमिक मास बट इट बिकम्स मास ऑफ दिस मेनी एटम्स. साथ साथ ये चीजें अगर किसी को अपनी नॉलेज के लिए लिखनी है आप लिख सकते हो. ठीक है, तो वैसे मैं नोट्स दूंगी आपको, मोल कंसेप्ट के बनवाऊंगी भी, जो चीजें डिक्टेट करने वाली होंगी, बट कुछ चीजें डिक्टेट करने वाली नहीं होती. तो इफ यू फील लाइक नोटिंग डाउन समथिंग तो आप कर सकते हो, अदरवाइज मैं ये सेव करके भी फॉरवर्ड कर दूंगी, घर से लिखनी है. ठीक है, क्योंकि जो लोग फर्स्ट टाइम मोल कंसेप्ट कर रहे हैं उनको बिल्कुल इतने ही डीप से, इतने ही मतलब जीरो से ही बताना पड़ेगा. क्योंकि अगर आपने जीरो से नहीं करा तो आपको 12th तक भी, आप यू नो आई वाज टेलिंग यू कि आप 12th केमिस्ट्री में जाओगे आपका मोल कंसेप्ट पीछा नहीं छोड़ेगा. रीजन, मोल कंसेप्ट 12th में एज अ टॉपिक नहीं है, बट आप कोई भी टॉपिक करोगे सबसे पहले उसमें आपको मोल कैलकुलेट करने पड़ेंगे, देन यू विल हैव टू प्रोसीड. कोई भी टॉपिक होगा फर्स्ट यू विल हैव टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल, फिर आपको प्रोसीड करना पड़ेगा. तो जिनका मोल कंसेप्ट ही यहाँ पे अधूरा रह गया तो या फिर अच्छे से नहीं समझ आया तो उसकी केमिस्ट्री तो मतलब बिल्कुल ही स्ट्रांग नहीं हो पाएगी. इसलिए दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दैट जस्ट फॉरगेट अबाउट द पेस ऑफ स्कूल. स्कूल को भूल जाओ, यहाँ आप नॉलेज के लिए पढ़ रहे हो, अंडरस्टैंडिंग के लिए पढ़ रहे हो. बाकी आपके एग्जाम से पहले पहले तो मैंने करवा ही देना है ना. again this is gram atomic mass and it becomes the mass of 6.023 atoms. अच्छा, एक और चीज है, जो एटॉमिक मास होता है जब हम उसको ग्राम में एक्सप्रेस कर देते हैं, क्योंकि वो 6.022 into 10 raised to the power 23 एटम्स के मास के इक्वल हो जाता है, विच इज 1 मोल. सो कैन आई से दैट इज मोलर मास ओनली. मतलब अगर एटॉमिक मास है तो वो एक एटम का मास है, लेकिन अगर वो ग्राम एटॉमिक मास है तो वो मोलर मास है. ये बात समझते हो ना, कि अगर मैं बोल रही हूँ कि एटॉमिक मास मतलब मैं उसको यू में एक्सप्रेस कर रही हूँ, किस में एक्सप्रेस कर रही हूँ, तो देन वी कांट कॉल इट मोलर मास, क्योंकि तब वो एक मोल के एटम्स का मास नहीं है. बट द मोमेंट द सेम मास इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम, तो आपने ही बोला ना कि मैम अब ये कितने एटम्स का मास बन चुका है, 6.022 into 10 raised to the power which is 1 mole. So can I say that gram atomic mass is nothing but molar mass? Okay. Okay, calculate the number of moles. ठीक है,
अब ये टॉपिक कुछ रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। तो आपका फर्स्ट है, आपने पहले कर रखे हैं। तो मैंने तुम्हें जब मोल कॉन्सेप्ट समझाया था तो मैंने तुम्हें बोला था कि मोल कॉन्सेप्ट के कई फॉर्मूलाज हैं। अगर आपको कोई नंबर गिवन होता है मोल्स कैलकुलेट करने के लिए तो हमें किससे डिवाइड करना पड़ता है, 6.022 इंटू 10⁻⁴। लेकिन मैंने तुम्हें बोला था कि अगर तुम्हें नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, अगर तुम्हें क्या निकालने हैं, बट आपको गिवन क्या है, मास, तो आप 6.022 इंटू 10⁻23 से नहीं डिवाइड कर सकते। जैसे मैं तुम्हें उस दिन एक्सप्लेन कर रही थी कि अगर आपको 36 एप्पल्स हैं एंड इफ आई आस्क यू हाउ मेनी डजन्स यू हैव, आप 36 को 12 से डिवाइड करोगे और आप बोलोगे कि कितने डजन एप्पल्स हैं। हाँ, लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि गाइस यू हैव 2.5 kg एप्पल्स, हाउ मेनी डजन यू हैव, तो आप बोलोगे कि नाउ मैम 2.5 kg में कितने डजन है, मैं 12 से नहीं डिवाइड कर सकती, पहले मुझे 12 का मास देखना पड़ेगा। मतलब अगर ऊपर वाली चीज मास है तो नीचे वाली चीज भी क्या होनी चाहिए, मास। तो अब यहाँ पे आपको जब नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं तो आपको जो गिवन क्वांटिटी है वो मास की टर्म में, गिवन मास, तो आप डिवाइड किससे करोगे, 6.022 इंटू 10⁻23 से नहीं करोगे, किससे डिवाइड करोगे, जितना 6.022 इंटू 10⁻23 का मास होता है, विच इज नथिंग बट 6.022 इंटू 10⁻23 के मास को क्या बोलते हैं, मोलर मास। क्या बोलते हैं? So we came up with the formula that we did that day also, that the number of moles is equals to given mass upon, okay, now don't say molecular, you just say molar, क्योंकि molar एक जनरल टर्म है। मोलिक्यूलर मॉलिक्यूल्स के लिए एप्लीकेबल होगी, एटॉमिक एटम्स के लिए एप्लीकेबल होगी, बट जब आप मोलर बोलोगे उसमें दोनों ही कवर हो जाएंगे। सो इट्स ऑलवेज बेटर टू से दैट नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन molar mass, given mass upon, okay, now the given mass is 49, but molar mass you have to calculate. Now if you see, yes, how much, 90, या 2 इंटू 1, वैसे तो मेरे को तो याद ही है, आप भी याद ही हो जाएगा आपको जब आप बार बार प्रैक्टिस करोगे कि H2SO4 का मोलर मास 98 है, बट इफ यू आर नॉट श्योर इन एग्जाम तो एक बार कैलकुलेट करके ही देख लेना। अगर 98 की जगह 96 लिख दिया या भूल गए तो सारी आपकी वैल्यू इस वजह से गलत हो जाएगी, तो इट्स बेटर टू कैलकुलेट, ओके। सो इफ यू टेक 98, सो नाउ इट बिकम्स 1/2, दैट इज 0.5 moles, okay। now coming to ammonia, again you have to calculate the number of moles, again आपको जो given quantity है that is in the form of mass, तो फिर से यही फॉर्मूला लगेगा, given mass upon molar mass। what is the given mass guys, ये साथ साथ करते रहो, ठीक है, लिखते रहो प्लीज एवरीवन, क्योंकि इसके नोट्स अलग से बनवाने का कोई सेंस नहीं है। whatever we are practicing that is your notes only, yes, very good। इसका मोलर मास अमोनिया का निकाल के देखना है। डोंट यू फील कि ये तो मैं ब्रेन में ही कर सकती हूँ, जितना लिख के करोगे गलतियों के चांसेस कम होंगे। तो 14 प्लस इट्स गोना बी 17, सो व्हेन यू गोना डिवाइड यू आर गोना गेट 1/10 which is 0.1 moles। coming to sodium, again given mass upon molar mass, what is the given mass, सोडियम का atomic mass is very good 23, तो 2 moles हो गए। कमिंग टू Na2CO3, गिवन मास अपॉन 14, इसलिए इसके में दो आइसोटॉप्स है ना NH3 में, एक 14 वाला एक 15 वाला, नाइट्रोजन में हाँ NH3 हो गया, तो नाइट्रोजन के दो आइसोटॉप्स हो गए ना, 14 और 15, तो हमने 14 वाला, हाँ, नाइट्रोजन हैज 2 आइसोटोप्स, ट्रू, नाइट्रोजन 14, नाइट्रोजन 15, बट जो मैक्सिमम अबंडेंस है वो नाइट्रोजन 14 वाले की है। मतलब ज्यादा कौन सा नाइट्रोजन एग्जिस्ट करता है, 14 वाला, तो हमें उस केस में वही वाला आइसोटोप लेना होता है। जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स होते हैं, 35 और एक 37, और दोनों की अबंडेंस है तो उसका तो एवरेज निकाल के 35.5 लेते हैं, तभी हम क्लोरीन का तो ना 35 लेते हैं ना 37 लेते हैं, बट व्हाट वी टेक इज 35 बट फॉर थिंग्स लाइक नाइट्रोजन जिनका पता ही है कि मोस्टली 14 वाला ही एग्जिस्ट करता है, तो 14 ही लेना है, ठीक है। अच्छा, द नेक्स्ट वन इज Na2CO3 का इज गिवन 53, और मोलर मास उसका ब्रैकेट में ही गिवन है, नहीं तो आप कैलकुलेट भी कर सकते हो, 106, सो इट्स गोना बी 1/2, दैट इज 0.5 मोल्स। हाँ हाँ, नेक्स्ट का भी गिवन है। अब इसमें ना सपोज गिवन ना होता, तो कई बच्चे गलती करते हैं कि सल्फर का 32 ले लेते हैं, बट गाइस S8 मीन्स कि सल्फर का 32 है, बट यू हैव टू टेक 32 इंटू 8, तो वो 256 ही बनेगा।
कई बार आप जल्दबाजी में देखो कि सल्फर है, सल्फर एलिमेंट को अज्यूम करके सल्फर का 32 ले लो, दो इट इज एन एलिमेंट बट इट्स एग्जिस्टिंग इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल। ये हम रिकॉर्ड वैसे इसीलिए ही करते हैं सो दैट व्हेन इफ अ स्टूडेंट डजंट कम, कभी कभी क्लास मिस हो जाती है तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपके लिए ही होते हैं कि हम यूट्यूब पे अपलोड कर देते हैं सेम डे, तो आप घर जाके उसको देख सकते हो। और कई बार ऐसे भी होता है कि कई बार कोई चीज़ क्लास में उतनी अच्छे से क्लिक नहीं करती, आपका मन कर रहा है कि आप दोबारा देखना चाहते हो, तो वी कीप रिकॉर्डेड लेक्चर्स, ठीक है। और अभी देखना, जैसे अब थोड़े दिन बाद और बच्चे आएंगे तो कई बार हम उनको बोल भी सकते हैं कि आप अपने पहले प्रीवियस लेक्चर्स देख लो, है ना। 256 गिवन है तो 1/2 आ गया, so it is going to be 0.5 मोल। सो आई थिंक आपको नंबर ऑफ मोल्स को प्रैक्टिस इससे तो इजी हो ही गया होगा कि दिस फॉर्मूला इज वेरी क्लियर, गिवन मास अपॉन मोलर मास, ठीक है। जो लोग नोट करने कर लो, देन वी विल प्रोसीड टू द नेक्स्ट स्लाइड। डन। सो कृष्णा, आपके भी स्कूल में मोल कंसेप्ट चल रहा है? अच्छा, यू आर डूइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम कि पहले कर रखा है? पहली बार कर रहे हो, बट समझ आ रहा है ना। उसके बाद आई थिंक ये तो मैंने होमवर्क भी दिया था जब आप परसों आए नहीं थे, हमने वो कुछ और था तो इस, हाँ, तो इसमें मैं ना कलेक्टिवली आपको बता देती हूँ कि आप घर से एक बार ट्राई कर लेना कि फर्स्ट 6 पार्ट्स में आपको नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं, ओके। हाँ, आपको नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं और आपको मास गिवन है। क्या गिवन है? तो फर्स्ट 6 पार्ट्स के लिए नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा? गिवन मास अपॉन, ठीक है, यू कैन ट्राई इट फ्रॉम योर होम। गिवन मास आपको गिवन है, इवन उसका मोलर मास भी ब्रैकेट में गिवन है, मोलर मास भी ब्रैकेट में, तो बस आप डिवाइड करोगे। नाउ कमिंग फ्रॉम द नेक्स्ट टिल दिस, अगर आप यहाँ पे देखोगे नेक्स्ट 4 पार्ट्स में आपको एक नंबर गिवन है, आपको मास नहीं गिवन। यू हैव टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 5.505 into 10⁻23 एटम्स विच इज अ नंबर विच इज नॉट मास। तो मैंने क्या बोला था कि जब भी आपको हाँ, जब भी आपको नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गिवन होते हैं वंशिका, तो किससे डिवाइड करना होता है? 6.022 into 10⁻। तो इन चारों में जो फॉर्मूला लगने वाला है वो यही है कि जो भी रैंडम नंबर आपको गिवन है, वो चाहे रैंडम नंबर एटम्स का है चाहे वो रैंडम नंबर मॉलिक्यूल्स का है, उसको आप एवोगैड्रो नंबर यानी कि 6.022 into 10⁻23 से डिवाइड करने वाले हो। यानी कि द फॉर्मूला दैट यू आर गोइंग टू यूज, वंशिका आप बताओ, n अपॉन एन ए, मतलब जो नंबर ऑफ एटम्स गिवन है उसको आप किससे डिवाइड करने वाले हो? एन ए। एन ए इज एवोगैड्रो नंबर। देन कमिंग टू द लास्ट पार्ट, आपको वॉल्यूम गिवन है और ऑल्दो यहाँ पर मेंशन नहीं है कि ये वॉल्यूम एसटीपी पे है, बट अगर ना मेंशन हो तो बाय डिफॉल्ट हम एसटीपी पे मानते हैं। क्या क्या किस पे मानते हैं? those of you know doesn't know what is STP, STP का मतलब है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर इज 273 केल्विन। स्टैंडर्ड टेम्परेचर हमने कितना लेना होता है? 270। एंड स्टैंडर्ड प्रेशर हमने कितना लेना होता है? 1 एटमॉस्फेयर। कितना लेना होता है? तो जब भी हमें कोई वॉल्यूम गिवन होता है और अगर उन्होंने नहीं मेंशन किया तो हम बाय डिफॉल्ट ये मान के चलेंगे कि वो एसटीपी पर ही है, क्योंकि जो नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करने का हमारे पास फॉर्मूला है कि वॉल्यूम को हमें 22.4 लीटर से डिवाइड करना है, विच इज द मोलर वॉल्यूम। 22.4 लीटर खास क्यों है? क्योंकि वो मोलर वॉल्यूम है, यानी कि जितना एक मोल का वॉल्यूम होता है। अब आप कहोगे कि मैम इज इट ऑलवेज? यस, चाहे ऑक्सीजन है, चाहे नाइट्रोजन है, चाहे अमोनिया, कोई भी दुनिया की गैस है, अगर वो एसटीपी पर है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर है, तो उसके एक मोल का वॉल्यूम कितना होगा? 22 तो जो भी आपको गिवन वॉल्यूम है वो आपने ऊपर ले लेना एंड यू हैव टू डिवाइडेड इट बाय 22. हाउएवर अगर वॉल्यूम एसटीपी पे ना हो तो कल हमने शायद एक क्वेश्चन भी किया था जो मैं आपको भी करवाऊंगी। कर लिए थे कल? गुड। जिन्होंने नहीं करे वो आज ये प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। तो हाँ, मैंने कल क्लास में कराए थे, बट जब 2 डेज परसों जब बारिश हो रही थी तो मैंने कुछ ऐसा सा सिमिलर होमवर्क दिया था, यही था। तो फिर अगर सेम था, थोड़े से डिफरेंट होंगे पार्ट्स, तो आप ये तीनों फॉर्म, इससे ये फायदा हो गया ना कि तीनों फॉर्मूले यूज हो जाएंगे। एक बार गिवन मास अपॉन मोलर मास वाला, एक बार रैंडम नंबर को हमने किससे डिवाइड कर दिया? एवोगैड्रो नंबर से, और एक बार गिवन वॉल्यूम को किससे डिवाइड कर दिया? 22.
कई बार वॉल्यूम आपको हो सकता है मिलीलीटर में या सेंटीमीटर में गिवन हो, तो आपने 22400 मिलीलीटर और सेंटीमीटर क्यूब से डिवाइड करना है। मतलब अगर आपको ऊपर वाला न्यूमरेटर वाला गिवन वॉल्यूम इंस्टेड ऑफ लीटर दे हैव गिवन यू इन मिलीलीटर या उस किस में गिवन है सेंटीमीटर क्यूब में, तब उस इन दैट केस आप उसको किससे डिवाइड करोगे 22400 मिलीलीटर, बिकॉज 1 मिलीलीटर इज 1 सेंटीमीटर क्यूब, इट इज वन एंड द सेम थिंग, जस्ट लाइक 1 लीटर इज 1 डेसीमीटर क्यूब। तो अगर कई बार लीटर की जगह डेसीमीटर क्यूब है तो वो एक ही बात है, और मिलीलीटर की जगह सेंटीमीटर क्यूब गिवन है, दैट इज वन एंड द सेम थिंग। ठीक है, अच्छा हाँ ओके, ये क्वेश्चन था, ये खत्म ही होगी स्लाइड, इसको सेव कर लेते हैं। ये मैं भेज दूंगी है ना, एक्सपोर्ट पीडीएफ एंड डॉक्यूमेंट्स एंड ओके। ये मोल कंसेप्ट 1 ये मैं भेज दूंगी तुम्हें, मोल कॉन्सेप्ट 1। सेव तो है। ओके, तो कल जाते जाते मैंने क्वेश्चन दिया था, क्वेश्चन था कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स in 350 centimeter cube of ammonia at 273 Kelvin and 2 atmosphere pressure। वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक इस क्वेश्चन को तो हाईलाइट कर लो क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। पहले समझ लेना, फिर आई विल गिव यू टाइम टू राइट। सबसे पहले तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स नहीं निकालने, इसमें क्या निकालने हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो जैसे कृष्णा आपका फर्स्ट ईयर, तो मैंने ना एक मास्टर फॉर्मूला बताया था। अब अगर आप बोलो ये मास्टर फॉर्मूला कोई मास्टर फॉर्मूला है नहीं, मैंने इसका नाम मास्टर फॉर्मूला रखा है। देखो अभी अभी मैंने आपको 3 फॉर्मूले बताए थे। पहला फॉर्मूला क्या था कि नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास। या दूसरा फॉर्मूला क्या बताया था कि अगर आपको कोई नंबर गिवन होगा तो आप उसको किससे डिवाइड करोगे, एवोगैड्रो नंबर, और अगर वॉल्यूम गिवन होगा तो हम उसे किससे डिवाइड करेंगे, 22 अब मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तीनों फॉर्मूले को क्लब कर लिया। मैं तीनों फॉर्मूलों को क्यों क्लब कर सकती हूँ, क्योंकि चाहे पहला फॉर्मूला है उससे भी क्या निकल रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स, दूसरा फॉर्मूला उससे भी क्या निकल रहे हैं, तीसरा फॉर्मूला उससे भी क्या निकल रहे हैं। अब इस फॉर्मूले की यूटिलिटी ये है कि कई बार क्या होता है कि हमें नंबर ऑफ मोल्स पूछा ही नहीं जाता। अब जैसे इस क्वेश्चन में हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछा है और हमें गिवन वॉल्यूम है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम इस मास्टर फॉर्मूले का ये वाला पार्ट ले सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स तो निकालने ही नहीं है, हमें जो चीज निकालनी है और जो चीज गिवन है हम उस रिलेशन को यूज कर सकते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने थे, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर 6.022 into 10⁻23, वॉल्यूम जो आपको गिवन है डिवाइडेड बाय 22 बट क्या ये फॉर्मूला हम सच में यूज कर सकते हैं, हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, बट अगर ये वॉल्यूम एफटीपी पर हो तब। अब जरा क्वेश्चन को देखो, उन्होंने आपको बोला है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, यानी कि आपको कैलकुलेट तो क्या करने हैं, नंबर ऑफ इन 350 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम दी गिवन है। बट जैसे ही तुमने देखा कि मैम टेम्परेचर तो स्टैंडर्ड है 273, बट प्रेशर इज नॉट स्टैंडर्ड, है ना, क्योंकि प्रेशर स्टैंडर्ड कितना होता है, आई टोल्ड यू 1, बट व्हाट दे हैव गिवन 2। तो अगर एक भी चीज स्टैंडर्ड नहीं है तो आप यही मानोगे दैट द गिवन वॉल्यूम इज नॉट एट एसटीपी, द गिवन वॉल्यूम इज नॉट एट। अब जब ये 350 सेंटीमीटर क्यूब जो उन्होंने आपको गिवन है वो एसटीपी पर है ही नहीं, तो आप यहाँ पे पुट ही नहीं कर सकते। मतलब ये जो मास्टर फॉर्मूला है ये तभी अप्लाई हो सकता है अगर गिवन वॉल्यूम एसटीपी पर हो। अब इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपको इस फॉर्मूले को यूज करने से पहले ही आपका स्टेप ये होना चाहिए
कि जो आपको वॉल्यूम गिवन है V1, उसको आपने V1 ले लेना है। जो वॉल्यूम आपको गिवन है उसको आपने क्या ले लेना है, वो किस टेम्परेचर पर गिवन है 273 केल्विन, उसको T1 ले लो। और जिस प्रेशर पर वो गिवन है उसको कौन क्या ले लो, P1। अब आपने क्या करना है, आपने जो वॉल्यूम गिवन है वो एसटीपी पे नहीं है ना, तो आपने इसके करेस्पॉन्डिंग वो वॉल्यूम निकालना है जो एसटीपी पर हो। यानी कि अब आपने सबसे पहले V2 निकालना है, और वो V2 वो एसटीपी पर होगा, तो यानी कि कौन से टेम्परेचर पर होगा 273 केल्विन, और किस प्रेशर पर होगा 1। अब अगर किसी के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है कि मैम टेम्परेचर तो पहले भी स्टैंडर्ड था, अकेला टेम्परेचर स्टैंडर्ड होने से कोई फायदा नहीं है। अगर प्रेशर भी स्टैंडर्ड नहीं है तो आपको सारी वैल्यूज दोबारा निकालनी पड़ेंगी, ठीक है। तो जो गिवन वॉल्यूम है उसको क्या ले लेना है V1, जिस टेम्परेचर पर वो गिवन है चाहे वो स्टैंडर्ड है या नहीं है उसको क्या ले लेना है T1, और जिस प्रेशर पर गिवन है उसको क्या ले लेना है P1। जो हमने स्टैंडर्ड वाला निकालना है उसको V2 मान लो, उसको क्या मान लो V2। और स्टैंडर्ड टेम्परेचर और स्टैंडर्ड प्रेशर की वैल्यू T2 P2 तो आपको पता ही है दैट स्टैंडर्ड टेम्परेचर इज गाइस 273 केल्विन एंड स्टैंडर्ड प्रेशर इज। अब ये V2 निकालने के लिए हमारे पास एक गैस इक्वेशन होती है P1 V1 अपॉन T1 इक्वल्स टू P2 V2 अपॉन T2। इट इज वन ऑफ अ गैस लॉ, ठीक है। एक गैस लॉ से ये इक्वेशन आती है दैट P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। ये इक्वेशन आपको यहाँ पे यूज करनी ही पड़ेगी, ऑलवेज नहीं यूज करनी पड़ेगी। इस क्वेश्चन में क्यों यूज करनी पड़ेगी, क्योंकि इस क्वेश्चन की डिमांड ही यही है कि हमें पहले वो वॉल्यूम निकालना ही पड़ेगा विच इज एट एसटीपी। तो अब तुमने क्या किया कि जो आपकी P1 V1 T1 की वैल्यू है सब्स्टिट्यूट कर दी। P1 इज 2 एटमॉस्फेयर, वॉल्यूम इज 350 सेंटीमीटर क्यूब, टेम्परेचर ऑलरेडी 273 है बट यू हैव टू राइट P2 हमारा 1 एटमॉस्फेयर स्टैंडर्ड वाला, V2 हम निकालना चाहते हैं, टेम्परेचर इज स्टिल 273, तो 273 और 273 तो क्या हो गया कैंसल। अब आपने यहाँ से जो V2 की वैल्यू निकाली है 700 सेंटीमीटर क्यूब। अब ये वॉल्यूम है जो एसटीपी पर आ चुका है, किस पे आ चुका है। अब वो जो मास्टर फॉर्मूला था जो कहता था कि जब भी आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं, नंबर ऑफ मोल्स नहीं निकालने, क्या निकालने हैं नंबर ऑफ, तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, ये तो नहीं निकालना गिवन मास गिवन, ये गिवन क्या है तो ये वाला पार्ट यूज होगा ना, बोलना इस पार्ट को n अपॉन Na इज इक्वल टू V अपॉन। अब आप ये 700 पुट कर सकते हो, क्यों, क्योंकि ये वॉल्यूम कौन सा वॉल्यूम है। अब पहले जो गिवन वॉल्यूम था अगर वही एसटीपी पर होता फिर तो आप डायरेक्ट ही स्टेप करते। यस हाँ गुड, एक गलती मैंने कर दी। जो वॉल्यूम आपने निकाला एसटीपी पे वो सेंटीमीटर क्यूब में निकाला है, तो नीचे आपका जो मास्टर फॉर्मूला है उसमें आप लीटर में नहीं ले सकते, उसमें उसको आपको सेंटीमीटर क्यूब में लेना पड़ेगा, ठीक है। यू हैव टू बी विजिलेंट। कई बार हम जल्दबाजी में फटाफट नीचे 22.4 लीटर ले लें, ऊपर वाला वॉल्यूम आपने सेंटीमीटर क्यूब में लिया, होल आंसर विल बी रॉन्ग, है ना। तो अब हम निकालते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। सो एन इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हमें निकालने हैं। वी नो व्हाट इज एवोगैड्रो नंबर गाइस, 6.022 into 10 raised to the power. What is volume that we have calculated, 700 सेंटीमीटर क्यूब। आप बिलीव नहीं करोगे, बहुत सारे बच्चे जब ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं वो नहीं कर पाते, दे गिव अप या दे डू इट रॉन्ग, बिकॉज उनको समझ ही नहीं आता कि क्या हो रहा है। तो अगर आप रट के जाओगे यू विल फॉरगेट, लेकिन अगर आप अंडरस्टैंडिंग से जाओगे कि ठीक है मुझे वॉल्यूम गिवन है, क्या वो एसटीपी पे गिवन है, नहीं गिवन, तो आपका दिमाग खुद बताएगा कि पहले मुझे मास्टर फॉर्मूला नहीं लगाना, पहले मुझे वो वॉल्यूम निकालना है विच इज एट एसटी, फॉर विच द इक्वेशन इज P1 V1 अपॉन T1 इक्वल्स टू P2 V2 अपॉन, जो गिवन वॉल्यूम है उसको V1 मानना है, जिस टेम्परेचर पर गिवन है उसको, जिस टेम्परेचर और जिस प्रेशर पर गिवन है उसको क्या मानना है T1 एंड P1, और जो हमें निकालनी है वैल्यू दैट इज V2। और V2 हमेशा किस पे निकालना है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और स्टैंडर्ड प्रेशर। तो वो तो हमें पता ही है कि स्टैंडर्ड प्रेशर इज ऑलवेज 1 एटमॉस्फेयर एंड स्टैंडर्ड टेम्परेचर इज ऑलवेज 273 केल्विन। सो जिसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है वो लेंथ ऑफ न्यूमेरिकल देख के नहीं डरने वाले कि यार इतना बड़ा न्यूमेरिकल है, पहले इसमें P1 V1 T1 वाली इक्वेशन लगाएंगे, फिर मास्टर फॉर्मूला लगाएंगे, फिर क्रैमिंग। यू आर नॉट अ स्टूडेंट ऑफ साइंस देन। आपको लॉजिकल होना पड़ेगा, तभी आपको चीजें आसान लगेंगी, नहीं तो आप बुक्स का साइज भी देख रहे हो, इतनी मोटी मोटी बुक्स हैं, मतलब अगर आप रेफरेंस बुक्स देख रहे हो तो
अगर आप साइज बुक्स का देख के फिर तो आपको लॉजिकल होना है, आपको अंडरस्टैंड करनी है चीजें, दैट्स व्हाट मैटर्स, फिर आपको कुछ मुश्किल नहीं लगेगा। तो यहाँ से हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने आ गए, 700/22400 into 6.022 into 10⁻23। रेस्ट इज द कैलकुलेशन, आप कैलकुलेशन खुद कर सकते हो, कितनी आएंगी कैलकुलेशन, 0 से 0 कट गया 7, अच्छा ये कट जाएगा ना 332 पे, और 6.022 को येस्टरडे ऑल्सो आई टोल्ड यू कि 6 ले लो, तो 6/32, क्योंकि 6.022 पूरा भी लोगे तो इट इज इक्वलेंट टू 6 ओनली, है ना। तो अपनी कैलकुलेशन इजी बनाओ, 6 और 32 2 के टेबल पे कटेंगे, 3/16, तो इट्स गोइंग टू बी 0.1 and 30/16 14, so 16 8 is 16 8 42 4, 0.16 और 0.17 भी आ जाता है, हाँ हाँ 8 128 0.18 into 10⁻23, ओके। So very very important question from examination point of view, it is very important, इसको तो 5 4 लगा दो, so that when you are revising it from your notes you have to give emphasis on the numericals जिस पे आपने important लिखा हुआ है या 5 स्टार लगा रखे हैं, क्योंकि कई बार एग्जाम से एक दिन पहले when you are scanning your notes इतने ज्यादा नोट्स हो जाएंगे, इतने सारे न्यूमेरिकल्स हो जाएंगे, तुम्हें पता ही नहीं लगेगा कि मैं क्या देखूं मैं क्या ना देखूं। तो उसमें यू हैव टू गिव अ पोज ऑन दोज न्यूमेरिकल्स जहाँ पे आपने इंपॉर्टेंट मार्क कर रखा है, यहाँ पे जहाँ पे आपने स्टार मार्क कर रखा है। चले आगे, बॉयल्स और चार्ल्स लो, वैसे मैं आपको बता देती हूँ कि आपके पास ना सिर्फ एक, मतलब मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, सारे इंडिविजुअल लॉज करने की जरूरत पहले पड़ती थी, क्योंकि ना हमारे पास एक चैप्टर आता था स्टेट्स ऑफ मैटर इन 11th, जिसमें आपको ये बॉयल्स लो, चार्ल्स लो, एवोगैड्रो लो, सारे लॉज पढ़ाते थे। अब वो चैप्टर इन्होंने डिलीट कर दिया है, क्योंकि आपको सिर्फ एक ही इक्वेशन पता होनी चाहिए, PV = nRT। आई टेल यू दिस इक्वेशन इज नोन एज आइडियल गैस इक्वेशन। अब अगर आप ध्यान से देखो, ये जो मैंने आपको ये जो लॉ लिखवाया है वो भी इसी से डिराइव हुआ है, देखो कैसे, PV, T नीचे ले जाओ, N और R कांस्टेंट होते हैं, N इज नंबर ऑफ मोल्स एंड R इज अ गैस कांस्टेंट, तो दैट मींस PV/T कांस्टेंट आने वाला है, कांस्टेंट आने वाला मतलब चाहे P की जगह P1 ले लो, V की जगह V1 ले लो, T की जगह T1 ले लो, तो उसकी वैल्यू भी वही आएगी। अगर आप P की जगह P2 ले लो, V की जगह V2 ले लो, T की जगह T2 ले लो, तो वो भी क्या आएगी, कांस्टेंट। तो उसी लॉजिक से P1 V1/T1 किसके इक्वल आया, P2 V2 ऑल्दो मैं सारे गैस लॉ रिवाइज कर दूंगी, बट दिस इक्वेशन इज द मेन विच इज नोन एज आइडियल गैस इक्वेशन, और ये भी चार्ल्स लॉ और बॉयल्स लॉ उनसे ही डिराइव करी हुई है, ये जो इक्वेशन है ये उनसे ही डिराइव करी हुई है। मैं कल एक बार क्या करूंगी, तीनों लॉज बता के इनकी डेरिवेशन भी बता दूंगी, ताकि आपको एक्स्ट्रा पता होना चाहिए, दो वैसे यूज नहीं होगा बट पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया, क्वेश्चन में मेंशन है, देखो जैसे हमने जो ये इक्वेशन करा है, यहाँ पे देखा तुमने कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन 350 सेंटीमीटर क्यूब, टेम्परेचर क्या मेंशन है, 273 तो स्टैंडर्ड है, बट द मोमेंट तुमने देखा कि प्रेशर कितना है 2, तो तुमने देखा कि प्रेशर तो स्टैंडर्ड वाला कितना होना चाहिए 1, बट दे हैव गिवन, तो पता लग गया। अगर बाय चांस जपनीत हाँ, वॉल्यूम तो स्टैंडर्ड नहीं होता, वॉल्यूम को देख के आप कभी भी नहीं जज कर सकते, वॉल्यूम इज नेवर स्टैंडर्ड, आपने टेम्परेचर और प्रेशर को ही देखना है। अगर टेम्परेचर आपको 273 दिखेगा और प्रेशर आपको कितना दिखेगा 1 एटमोसफेयर, तभी वो वॉल्यूम STP वाला है। वॉल्यूम एट STP पे कुछ होता फिर तो वो फिक्स वैल्यू हो जाती है ना, बट हर गैस की STP पर अलग अलग वॉल्यूम ऑक्यूपाई करने की एबिलिटी होती है, कोई गैस STP पे अलग वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, कोई गैस STP पे अलग ऑक्यूपाई करते हैं, तो वॉल्यूम इज नेवर स्टैंडर्ड, बट वॉल्यूम एट STP देयर इज अ डिफरेंस, वॉल्यूम एट STP मतलब, और अगर जब नहीं ये लिखा ही ना होता, यहाँ पर कुछ भी ना लिखा होता,
तुम पूछ रहे हो ना कि मैम पता कैसे लगेगा। अगर मान लो कल को आपको क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 350, फिर बाय डिफॉल्ट आपने यही मानना है कि ये जो वॉल्यूम है ये किस पे है, एसजीपी पे। फिर आप डायरेक्टली जो वॉल्यूम गिवन है, फिर आप डायरेक्टली ही यहाँ पर पुट कर देते 350 और यहाँ से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल लेते। नो वन इज गोइंग टू पुट अ क्वेश्चन ऑन यू कि आपने ऐसे कैसे ले लिया। ठीक है, सो दैट इज द थिंग। ये मैंने कल करवाया था। अभी एक आधा क्वेश्चन और भी कर लेते हैं और बिलीव। पोज ही हो गया। अब आपकी बायोटिक चल रही है। अब है ना, वो बेबी आपने बीच में से ज्वाइन किया था ना, तभी लग रहा था मुझे। उससे वही तो रहेगा जिसका आपने नंबर दिया था। ओके, सो व्हाट शी सजेस्ट फॉर नीट। बोला कि तो पहले बार मैंने तो विदाउट मतलब कुछ ही दे दो, ओके, अगर खुद कर सकते हो तो। हाँ। मुझे बताती है कि मैंने तो फर्स्ट टाइम ये करा था तो मेरे 5 में आए थे सारे पढ़ने में से, और जब मुझे सेकंड टाइम करा और ये एंड में क्लासेस ली थी। कहाँ पे ली थी क्लासेस? और ये एंड में चली गई। ओके, उसको चार्जेस पड़े थे 1,40,000। हाँ, आई टेल यू ना,